मॉर्निंग। आज हम हमारे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 024851। इस पेपर के मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का आज हम एनालाइज करते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पेपर के पहले क्वेश्चन से। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करा और प्रॉफिट को उनके निवेश के हिस्से में बांटना तय हुआ। सी साझेदारी में इस प्रकार शामिल हुआ कि ए, बी और सी के मध्य लाभ 3:4:3 में बांटा जाएगा। इसके लिए सी 50,000 रुपये प्रीमियम देगा। ज्ञात कीजिए कि किस अनुपात में प्रीमियम ए और बी में बांटा जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए हमें कह रहे हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी मनी हम लोगों को दे रखी है। ए लगाता है 20,000 रुपीज और बी लगाता है 30,000 रुपीज। तो मनी का रेशो क्या 2:3 आएगा। अब जो मनी का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। तो ए और बी आपस में प्रॉफिट किस रेशो में बांटना चाह रहे हैं, 2:3 में। लेकिन तब भी सी इस बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है और कहता है कि ए, बी, सी तीनों में जो प्रॉफिट डिवाइड करना है वो किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:4:3 में। 3:4:3 में। अब देखिए ध्यान देना, पहले हमें प्रॉफिट 2:3 में बांटना था। हमारे पास प्रॉफिट का टोटल क्या हम 5 कह रहे थे। अब 3:4:3 का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास इसका टोटल 10 आया क्या। तो सबसे पहली बात तो दोनों जगह टोटल सेम होना चाहिए। तो टोटल को सेम बनाने के लिए 5 को हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो क्या आ जाएगा, 4:6। ए बी में प्रॉफिट 4:6 में बांटना था, अब टोटल 10 हो गया। लेकिन अब सी आ गया तो प्रॉफिट बांटना है 3:4:3 के अंदर बांटना है। अब देखो ए को पहले 4 मिल रहा था, अब 3 मिल रहा है। तो ए को प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है, ए को प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का। 4 की जगह 3 मिल रहा है। बी को 6 की जगह 4 मिल रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 का। तो ए और बी को प्रॉफिट में ये जिस रेशो में लॉस होता है उसी रेशो में ये अपनी अमाउंट को बांटते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा, C 1:2। यहां हम क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी यहां पर आता है और उनके दोनों के अंदर अगर उसके अमाउंट को बांटना है तो उन दोनों को जिस रेशो में इस प्रॉफिट में लॉस होगा उसी रेशो में इस अमाउंट को बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए हमें कह रहा है फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक का सम दे रखा और इसे 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। देखिए ध्यान देना, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 1 ये हमारे पास होती है। इसी तरह से कोई भी 4 या 4 से बड़े नंबर का फैक्टोरियल होगा तो उसमें हमेशा एक टर्म क्या 4 आएगी। क्या एक टर्म 4 आएगी, इसका मतलब इन सब टर्म्स में तो 4 का पूरा भाग जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 या इससे जो भी बड़े फैक्टोरियल है इनमें तो 4 से पूरा डिवाइड होगा, तो इनका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। हमें सिर्फ किसे चेक करना है, 1, 2 और 3 को। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। तो हमें 1 + 2 + 6 इसके अंदर क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। तो 9/4, 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 4 दूनी 8, तो क्या बच जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम लोगों को यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि 4 या उससे बड़े फैक्टोरियल में तो 4 का पूरा डिवाइड जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके बाद वाले में ही हमें रिमाइंडर चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। हमें कह रहा है इफ देयर आर 3 केक वेटिंग 3/7 kg, 2/21 kg एंड 5/14 kg, how many guests can be invited if all should have an equal and maximum share and one guest can have a piece from only one cake। देखिए हमारे पास 3 केक है, 3/7 kg, 2/21 kg,
और 5/14 kg। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का टोटल वेट अगर निकाल लें कि टोटल केक है कितना, तो एलसीएम आ जाएगा 42, ये क्या आ जाएगा 18 + 4 प्लस आ जाएगा 15, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 37/42 kg। तो टोटल केक आया 37/42 kg। अब पर पर्सन को इक्वल देना है, सबको बराबर बांटना है और मैक्सिमम बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ये तीनों टर्म्स दे रखी हैं 3/7, 2/21 और 5/14, हम इनका क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे। तो इनका HCF निकालेंगे तो 3, 2, 5 इनका तो HCF आएगा और डिनोमिनेटर का 7, 21 और 14 का LCM आएगा। तो 3, 2, 5 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 7, 21 और 14 का अगर अपन LCM निकालें तो वो क्या आ जाएगा 42। तो पर पर्सन को क्या 1/42 kg केक देंगे। टोटल केक है 37/42 kg, पर पर्सन को देना है 1/42 kg। तो 37/42 में 1/42 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 37। तो ये केक कितने पर्सन्स में डिवाइड करा जा सकता है 37% में। ये हमारे पास LCM HCF का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 54। हमें कह रहा है अमिताभ ने सलमान से कहा कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था उस समय की तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 3 गुना है। यदि दोनों की वर्तमान एज का टोटल 110 साल है तो इनकी वर्तमान एज का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। अमिताभ सेड टू सलमान, आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एन एज ओल्ड एज यू आर नाउ। देखिए हमारे पास दो पर्सन है, अमिताभ बच्चन साहब और सलमान। एक तो एज है पुरानी ओल्ड एज और एक है प्रेजेंट की। हम लोगों को कह रहे मैं अमिताभ ने सलमान से कहा मैं जब तुम्हारी उम्र का था। मान लिया कि सलमान की आज एज है x साल, तो जब अमिताभ x साल के थे, उस समय की तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 3 गुना है। अब अमिताभ जब थे x साल के, उस टाइम सलमान की एज हमें नहीं पता, अगर हम मान ले y, तो उस समय सलमान की जो एज थी उससे अमिताभ की एज क्या है 3 गुना। तो y की जगह आज अमिताभ की एज क्या होगी 3y। अगर आज सलमान की एज x है तो जिस समय अमिताभ x साल के थे उस समय अगर हम माने कि सलमान जी y साल के थे तो अमिताभ की एज इसकी 3 गुना होगी, तो क्या होगी 3y। दोनों की एज का अगर डिफरेंस निकालूं तो क्या करूं, प्रेजेंट वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू घटाऊं तो 3y - x, यहां डिफरेंस निकालो तो x - y। ये एज का जो डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा, 3y - x बराबर x - y। तो ये y इधर आते ही प्लस का 3y + y 4y बराबर x उधर जाते ही प्लस का 2x। तो y और x का रेशियो 2:4 या 1:2। तो y की जगह अगर 1 रख दें और x की जगह 2 रख दें तो ये रेशियो प्रेजेंट का क्या 3:2 आया। तो दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2। मुझे डिफरेंस बताना है, रेशियो का टोटल 5 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू 110/5 22 और दोनों का डिफरेंस भी रेशियो में 1 का है। तो इसका मतलब आज की डेट में दोनों की एज का डिफरेंस 22 साल। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर पर। ये हमारे पास एज का क्वेश्चन था और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 कह रहे हैं एक व्यक्ति को 120 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। आफ्टर सेलिंग 120 आर्टिकल 1 person had a profit of selling price of 20 articles and cost price of 10 article. Find percentage profit of the person. देखिए हमें पता है कि कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है क्या सेलिंग प्राइस के। कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के। हम 120 वस्तुएं बेच रहे हैं
तो 120 आर्टिकल का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा, और 120 आर्टिकल बेचे तो 120 आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। इससे प्रॉफिट हुआ 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर और 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो इसके कॉस्ट प्राइस में अगर अपन प्रॉफिट जोड़े तो वो क्या सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाएगा क्या? सबसे पहली जो ये है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसका प्रॉफिट, और ये हमारे पास है उसका सेलिंग प्राइस। तब देखो 120 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस प्लस 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 130 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उधर जाते ही माइनस का, 120 में से 20 आर्टिकल गए तो बचे 100 आर्टिकल, तो 100 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशो क्या 100:130। इसका मतलब हमने चीज 100 में खरीदी, 130 में बेची, तो प्रॉफिट हुआ 30 का, कितने पर? 100 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 100 से 100 गया तो क्या गया? 30%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 30%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अभी हमने पेपर के 5 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56 नंबर पर। हमें कह रहे हैं ए बी एंड सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A takes 3 times as much time as B and C together. B take 4 times as much time as A and C together. In how many days can A finish the work alone? A, B, C एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। A का समय B और C के साथ काम करने के समय से 3 गुना है, और हमें अकेले A का ही बताना है कि इस काम को कितने समय में करेगा। अगर मैं कहूं कि B और C को काम करने में T दिन लगे, बी और सी को काम करने में टी दिन लगे, तो ए का समय इससे 3 गुना है। इसका मतलब ए का टाइम क्या? 3t डेज होगा। तो अब इनके टाइम का रेशो क्या? 1:3। तो एफिशिएंसी का रेशो 3:1। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आई? 4। तीनों इस काम को करते हैं 10 दिन। तीनों की एफिशिएंसी 4, टाइम 10 दिन। इसका मतलब टोटल वर्क 10 × 4 क्या? 40 आया। और यही काम हमें ए से कराना है। ए इस काम को कितने टाइम में करेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 40/1 क्या आ जाएगा? 40 डेज। तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 डेज, हमारा ऑप्शन बी। अगर हमें यहां पर ए की जगह सी का टाइम पूछा होता तब शायद हमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 57 नंबर पर। 3 गणित की कक्षाएं x, y, z में अंकगणित की परीक्षा हुई और कक्षा x का एवरेज स्कोर 83, y का 76 और z का 85। x, y का एवरेज 79, y, z का 81। तो तीनों क्लासेज का एवरेज स्कोर हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए हमारे पास 3 क्लासेज है, x, y और z। x का एवरेज स्कोर 83, y का एवरेज स्कोर हम लोगों के पास 76 और z का हमारे पास एवरेज स्कोर 85। फिर कह रहे हैं x और y का कंबाइंड एवरेज स्कोर हम लोगों को दे रखा है। x और y का कंबाइंड एवरेज स्कोर 79 और y और z का कंबाइंड एवरेज स्कोर हमारे पास 81। तो हमें तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में अपन एलिगेशन लगाते हैं। 79 में से 76 गए तो क्या आया? 3। 83 में से 79 गए तो क्या आया? 4। तो ये क्या क्लास x और y के स्टूडेंट्स का रेशो आ गया कि अगर x में 3 स्टूडेंट है तो y में 4। फिर हम y और z की वैल्यू में एलिगेशन लगाते हैं। 85 - 81 4, 76 - 81 क्या आया? 5। तो ये y और z के स्टूडेंट्स का रेशो आया 4:5। अब हमें पता है y के स्टूडेंट दोनों जगह सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x, y और z तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो ये क्या 3:4:5 में होगी। तो मान लेते हैं कि तीनों में 3, 4 और 5 स्टूडेंट्स हैं। इनका एवरेज स्कोर, x का एवरेज स्कोर 83,
y का एवरेज स्कोर 76 और z का एवरेज स्कोर 85 है। तो अगर टोटल स्कोर की बात करें तो x का टोटल स्कोर क्या होगा 249, y का टोटल स्कोर हमारे पास क्या आ जाएगा 304 और z का टोटल स्कोर 425। तो इन सब क्लासेज का अगर हम टोटल स्कोर निकालें तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 9, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4 13 और 5 18, एक कैरी आ जाएगी 5 और 2 7, 978 और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने 12। तो 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर अगर टोटल स्कोर 978 तो एवरेज स्कोर क्या होगा 978/12। तो यहां से क्या आ जाएगा 12 का अगर भाग दें तो क्या आ जाएगा 8 बार गया 96, बच जाएगा 18, फिर चला जाएगा एक बार, फिर चला जाएगा 5 बार, तो क्या आया 81.5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे पास एवरेज प्लस एलिगेशन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर पर। एक व्यक्ति 12:30 पर जयपुर से चलता है और 4:30 पर दिल्ली पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 2:30 PM पर दिल्ली से चलता है और 6 बजे जयपुर पहुंच जाता है। हमें बताना है किस समय वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हमें क्या चाहिए इनके मिलने का टाइम बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना है, एक पर्सन चला जयपुर से और दिल्ली के लिए निकला, सुबह निकला 12:30 पर 12:30 PM पर और 4:30 PM पर दिल्ली पहुंच गया। इसका उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है 4 आवर्स में ट्रेवल करी। दूसरा पर्सन दिल्ली से निकला 2:30 PM पर और 6 PM पर जयपुर पहुंच गया। तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी 3.5 आवर्स में। 3.5 आवर को हम 7/2 आवर्स कह सकते हैं। हमें इनके मिलने का टाइम बताना है। क्या मिलने का टाइम रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है? तो सबसे पहले हमें इनकी रिलेटिव डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, पर हमें तो जयपुर से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस भी नहीं दे रखी। पहले पर्सन को 4 घंटे लगे, दूसरे को 7/2 घंटे। तो हम टोटल डिस्टेंस इन तीनों वैल्यू का 7 चौक 28, 28 × 2 56, टोटल डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं 56 किलोमीटर। अब इस वैल्यू को मानने से क्या होगा, हमें पॉइंट नहीं देखने पड़ेंगे। जयपुर वाला व्यक्ति 4 घंटे में अगर 56 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड क्या आएगी 56/4, 14 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली वाला पर्सन 56 किलोमीटर चलता है 7/2 घंटे में, तो उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इनके मिलने का टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसको अपन थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम बड़े अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। सबसे पहले रिलेटिव डिस्टेंस की अगर बात करें तो देखो ध्यान देना, दोनों के चलने का टाइम सेम बनाते हैं। एक पर्सन चला 12:30 पर, एक पर्सन चला 2:30 पर, तो पहले पर्सन को हम 2 आवर्स चला देते हैं, 2 आवर्स चला देते हैं 2:30 तक। तो 2 आवर्स चलाएंगे तो 14 की स्पीड से 2 आवर में वो कितना चलेगा 28 किलोमीटर। तो अब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी बची 28। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो आ गई 28, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का टोटल 30। तो 28/30 आवर्स, या इसको मिनट में बदले तो 28/30 को मल्टीप्लाई कर दे 60 से, तो 30 से क्या 2 टाइम, 28 × 2 क्या है 56 मिनट। तो 56 मिनट के बाद मिल जाएंगे। और 56 मिनट कितने बजे के बाद 2:30 के बाद। तो 2:30 PM में अगर 56 मिनट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 3:26। तो ये कितने बजे मिल जाएंगे 3:26 पर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हम लोगों के पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर पर। ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, जिसमें फॉर्मूला लग रहा है टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहे हैं x + 1/x बराबर हम लोगों को 1 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो क्या होता है, x + 1/x बराबर जब 1 होता है
तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि x का क्यूब -1 के इक्वल होगा। x का क्यूब क्या होगा? -1। हमें x की पावर बतानी है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 97 इंटू 99। तो अगर मैं x की पावर 3 अलग से रख लूं और ये बाकी सारी पावर इंटू में अलग से रख दूं 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 97 इंटू 99, अब ये इसकी जो सारी पावर्स है ये सारे ओड नंबर्स है और ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई भी क्या ओड आता है। सारे नंबर्स ओड हैं, सब ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या ओड आएगा। तो अब मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर अगर ओड होगी तो -1 की पावर ओड होती है तो क्या माइनस का 1 आता है क्या? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब कई लोग अगर ऐसा नहीं जानते कि x + 1/x 1 होता है तो x क्यूब -1 क्यों होता है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि x + 1/x बराबर 1 है, तो हमें x क्यूब + 1 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब x क्यूब + 1 क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब + 1 लिखो या 1 का क्यूब, तो क्या होता है a + b x + 1 इंटू x² + 1 माइनस में x। अब x + 1/x 1 है, एलसीएम लिया तो x² + 1/x बराबर 1, तो क्या x² + 1 बराबर x और x² + 1 बराबर x, तो x² + 1 की जगह अगर x रखा x - x 0, तो ये पूरी टर्म 0 बनी, तो x³ + 1 0, तो x³ का मान क्या आ गया? -1। इसलिए ऐसा होता है, ये हम लोगों को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस में कई जगह काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 60 नंबर पर। sec थीटा + tan थीटा 3/2 है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू है 3/2 के, सो हम क्या कह सकते हैं कि sec थीटा माइनस में tan थीटा क्या 2/3 होगा। दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड कर दें, दोनों का एडिशन करें, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, sec थीटा + sec थीटा 2 sec थीटा 3/2 + 2/3, तो एलसीएम क्या आया? 6। 9 + 4, तो क्या 13/6 आया 2 sec थीटा की वैल्यू, तो sec थीटा की वैल्यू 13/12। cos थीटा इसका इनवर्स होता है तो क्या आ जाएगा? 12/13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब किसी को अगर ये बात नहीं पता ना कि sec थीटा + tan थीटा 3/2 था, तो sec थीटा - tan थीटा 2/3 कैसे लिख दिया, तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है sec² थीटा - tan² थीटा 1, a² - b² की टर्म से इसको अपन a + b इंटू a - b लिख सकते हैं। तो sec थीटा + tan थीटा इंटू में sec थीटा - tan थीटा बराबर 1, तो क्या sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा - tan थीटा, या ये टर्म लिखने की जगह ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि sec थीटा - tan थीटा बराबर 1/sec थीटा + tan थीटा। तो हमने इसकी मदद से हमारे क्वेश्चन का आंसर कर लिया। चलिए ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए इस पेपर के, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 हमें कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B 30 डिग्री। तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है कि क्या होगा। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो अगर हम ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें ABCD, हम लोगों को दे रखा है AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर, एंगल B 30 डिग्री। डायग्राम के हिसाब से 30 यहां बनना चाहिए, पर हमने जो बना रखा है उस हिसाब से 30 यही लिख देते हैं। तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई इंटू बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा। तो 6 इंटू 8 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से क्या 4 टाइम्स 6 इंटू 4 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर दो साइड्स पता है और बीच का एंगल पता है तो इसका एरिया होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा पता हो चाहे ये पता हो 180 माइनस थीटा, दोनों से साइन की वैल्यू सेम रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आमने सामने की साइड्स बराबर होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो अगर हम इसको लिखें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस में माइनस यहां से कॉमन ले ले तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, और 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का। तो हमारा फंक्शन है साइन 3 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। तो इस फंक्शन की अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो होती है माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान भी 1 और बी का मान भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस रूट 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस 1 2, माइनस का रूट 2। तो आंसर क्या गया ए, ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारा फंक्शन ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती और मैक्सिमम वैल्यू प्लस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती। उसी का यूज करके हमने इसका आंसर निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 नंबर। एक चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर और विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 5 और 3.5 है, तो हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर अपन एक क्वाड्रिलेटर बनाएं जिसके अंदर हमें इसके डायगोनल की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर और अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए इनकी लेंथ है 5 और 3.5, तो हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होता है 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल इनटू में दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का टोटल। तो अगर इसको सोल्व करें 2 का डिवाइड करूं तो 4, इन दोनों का एडिशन करूं तो 8.5, 8.5 इंटू 4 क्या बनेगा 34, तो एरिया क्या आएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला क्यों बनता है, क्योंकि दो ट्रायंगल बनते, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 8 इंटू 5, पहले ऊपर वाले का एरिया आया तो यहाँ से क्या जाएगा 20, नीचे वाले का एरिया निकालें तो 1/2 8 इंटू 3.5, तो ये चला जाएगा 4 टाइम, तो ये क्या जाएगा 14, टोटल क्या बना 34। इस तरह से हम ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं, इसको करने का दूसरा तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 घटती हुई अभाज्य संख्याओं में से पहले 3 का मल्टीप्लाई 2431 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और लास्ट 3 का मल्टीप्लाई 1001 है। तो अब देखो ध्यान देना, लास्ट 3 का मल्टीप्लाई 1001 है, ये क्या 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई होता है क्या? अगर लास्ट के 3 प्राइम नंबर 7, 11, 13 है तो इससे जस्ट बड़ा प्राइम नंबर क्या 17 होगा, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो हम क्या कह पाएंगे 17 इंटू 13 इंटू 11, इनका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या जाएगा 2431, जैसा कि हमें दे रखा है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर इन चारों में से 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। हमें दे रखा है क्यूब रूट में 4 प्लस क्यूब रूट में 16 प्लस 1, इसका हमें स्क्वायर रूट वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये क्यूब रूट वाली टर्म है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो अगर मैं ऑप्शन की मदद लूं और चार ऑप्शन चेक करूं जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्वेश्चन वाली टर्म बन जाएगी वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते, क्यूब रूट में 2 प्लस 1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं
तो मेरे पास इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, क्यूब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यूब रूट 2 इंटू 1। अब देखिए क्यूब रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर 1/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हम इसको 2 के स्क्वायर की पावर 1/3 या 4 की पावर 1/3 या 4 का क्यूब रूट कह सकते। सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब देखो 2 टर्म तो हमें दिख गई, शायद तीसरी भी हमें टर्म यहाँ से मिल जाए क्योंकि प्लस का भी साइन है। 2 को अगर मैं क्यूब रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या 2 को मैं क्यूब रूट 8 लिख सकता हूँ। तो 8 को 2 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट में 16। तो हमारे पास क्या ये तीनों टर्म्स बन गई क्या, तो बन गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ए नहीं आता तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म चेक करनी पड़ती, और माइनस वाले सी और डी दोनों ये तो होने ही नहीं थे क्योंकि दोनों में माइनस की टर्म है, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव टर्म बनती कहीं पर, वहां है नहीं। तो चेक तो ए और बी को ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है डीआई का। हमें कह रहे हैं द फ्लोइंग पाई चार्ट गिव द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अपूर्व। निम्नलिखित वर्तरेख अपूर्व के मासिक खर्च को दिखाता है। ये कुछ अलग अलग एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, हाउस रेंट, फूड, एंटरटेनमेंट, ट्रेवलिंग, मिसलेनियस और क्लोथिंग। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करें। इफ द सैलरी ऑफ अपूर्व इज 25,000, व्हाट वुड बी हिज एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। क्लोथिंग और मिसलेनियस इन दोनों के एक्सपेंडिचर चाहिए। तो देखो मिसलेनियस ये रहा 30%, क्लोथिंग ये रहा 20%, तो टोटल कितना हुआ 50%। तो 50% हमें खर्च करना है किसका, 25,000 का। तो 25,000 का 50% इसका आधा, तो आंसर क्या आ जाएगा 12,500। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये आंसर आया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 67 पर। हमें कह रहे हैं हाउ मच शुड बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अपूर्व इफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट एंड ट्रेवलिंग इज 15,000। हाउस रेंट पर और ट्रेवलिंग का खर्चा 15,000 है। तो हाउस रेंट हुआ हमारे पास 10%, ट्रेवलिंग की अगर अपन बात करें तो वो हुआ 20%, इसका मतलब 30% टोटल खर्चा है, उसकी वैल्यू 15,000। तो हमें टोटल इनकम चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू निकालें, 0 से 0 गया, 3 से चला गया 500 बार, तो 100% की वैल्यू 500 को 100 से गुना कर दिया तो क्या आ जाएगा 50,000। तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी 50,000। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68 नंबर पर। ये डीआई का हमारा थर्ड क्वेश्चन। द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज लेस देन फूड बाय। हमें मकान किराए का खर्चा खाने के खर्चे से बताना है कि कितना कम है। हाउस रेंट है 10, फूड पर एक्सपेंडिचर कितना 15। अगर मैं टोटल इनकम 100 मानूं तो 10 हाउस रेंट का खर्चा था और फूड का खर्चा 15। तो हाउस रेंट फूड से कितना कम है, 5 कम है किससे, 15 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 5/15 1/3 और 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3% या 33.33%। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं ऐसा मत कर देना दोनों का डिफरेंस निकालो 5% और आंसर कर दो 5%, तो गलत हो जाएगा। वो पूछ रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज लेस देन फूड बाय, वो उससे कितना प्रतिशत कम है। चलिए कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 नंबर पर। हमने डीआई के तीनों क्वेश्चन करे, 69 नंबर की बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखे हैं एक ट्रायंगल ABC में एंगल B 135 डिग्री है। AB अगर 5√2 सेंटीमीटर, BC 7, तो AC की लेंथ बतानी। चलिए इसका अगर अपन डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक ABC ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B हमारे पास है 135 डिग्री। AB की लेंथ है 5√2 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और AC की लेंथ मान ली x। तो हमें यहाँ से AC की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें, इसमें कोसाइन रूल लगाएं तो कोस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ वाली दोनों साइड्स का स्क्वायर का सब 5√2 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर माइनस में तीसरी साइड का स्क्वायर का सम अपॉन में 2 इंटू इसके साथ वाली दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई। अब कोस 135 डिग्री इसकी वैल्यू क्या -1/√2 होती, यहां से 5√2 का स्क्वायर 50, 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70√2, √2 से √2 कट गया तो हमारे पास क्या है माइनस का 70 बराबर 99 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर जाती प्लस का 70 इधर आती प्लस का, एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 हमारा आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए अब कोस 135 डिग्री -1/√2 कैसे हुआ, अगर अपन इसकी बात करें तो कोस 135 डिग्री को क्या हम कोस 90 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हैं। अब कोस 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 90 प्लस थीटा पर चेंज तो माइनस का साइन 45 डिग्री, तो क्या है माइनस का 1/√2 ये हमारे पास है। और कोसाइन रूल क्या होता है, अगर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, बी के सामने बी और सी के सामने की साइड बी सी, अगर हमें एंगल बी दे रखा है तो कोस भी हम क्या कहेंगे इसके साथ वाली दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरी साइड का स्क्वायर हम घटा देंगे अपॉन में 2 इंटू जो दोनों इसके साथ वाली साइड है उनका मल्टीप्लाई। ये कोसाइन रूल होता है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करा। चलिए ये हमने क्वेश्चन करा 69 नंबर, इस पेपर के 19 क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन, x माइनस वाई 7/9 1/x माइनस 1/y बराबर 10 से 1/2, तो हमें x³ माइनस y³ की वैल्यू बतानी। देखिए x³ माइनस y³ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। अब देखो हमें x माइनस वाई तो पता है, तो हम यहाँ 7/9 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, अब हमें xy की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम xy की वैल्यू निकालने की कोशिश कर दें और उसके लिए हमें 1/x माइनस 1/y दे रखे, 1/x माइनस 1/y बराबर 21/2, एलसीएम आया xy y माइनस एक्स। अब देखो y माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट -7/9 लिख दो या पहले माइनस कॉमन ले लो, अपॉन xy बराबर 21/2, x माइनस वाई का मान रखा 7/9 इंटू xy बराबर 21/2, तो 7 से गया 3 टाइम, 2 को ऊपर लिया -2, 3 को नीचे लिया है 9 इंटू 3 27 और इक्वल में क्या आ जाएगा xy, तो xy की वैल्यू -2/27, तो यहां रखा -2/27 और x इंटू वाई x माइनस वाई का मान 7/9, 3 से गया 3 टाइम, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 7 14 और 27 इंटू 3 81, एलसीएम आ गया 729, 343, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करा 126, 343 में से 126 माइनस करे तो क्या आ गया 217/729। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम x³ माइनस y³ के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे। सेकंड फॉर्मूला ये होता है x³ माइनस y³ को x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं करा कि हमें एक तो xy चाहिए होता और एक x² प्लस y² चाहिए होता, तो दो वैल्यू निकालनी पड़ती, इसीलिए हमने पहले वाले फॉर्मूले का यूज करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा, 3/4 प्लस 5/2 1/4 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15, ऊपर क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 24 माइनस में 5 इंटू 4 20, तो क्या आएगा 3/4 प्लस 5/2
इंटू के अंदर 1/4 इंटू 4/15, 4 से 4 कैंसिल, तो 3/4 प्लस 5/2 इंटू 1/15, 5 से गया 3 टाइम, तो क्या आया 3/4 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 24, तो ये क्या आ जाएगा 18 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 22/24, 22/24 या 2 से कैंसिल कर दे तो 11/12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 नंबर पर। हमें यहाँ पर दे रखा है 13ABC, 4 अलग अलग नंबर से और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13,A, 13,B एंड 13,C का HCF 13 है। ABC प्रत्येक 60 से कम है, तो हम लोगों को बताना है A प्लस C अपॉन B की वैल्यू। अब देखो इन सब का HCF क्या है 13, इसका मतलब ये सारी वैल्यू 13 के मल्टीपल में और सारी वैल्यू अलग अलग है, तो मैं नंबर क्या 26, 39 और 52 ले सकता हूँ। ये 13 का डबल, ये 13 का 3 टाइम और ये 13 का 4 टाइम, और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है A लेस देन B लेस देन C, और सारे नंबर 60 से भी कम है। अब मुझे क्या बताना है A प्लस C अपॉन में B, तो A की वैल्यू 26, C की वैल्यू 52, B की वैल्यू 39, तो हमारे पास इनको ऐड करा तो क्या है 78 अपॉन 39। अब 78 में 39 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 नंबर पर। 12,000 रुपए की राशि पर 2 से 5/8 साल के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, और हमें 1 रुपए तक सही बताना है। इसका मतलब हमें पॉइंट में कैलकुलेशन को छोड़कर उसको रुपीज में लाना है। प्रिंसिपल है 12,000, रेट हमारे पास 8% और टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 से 5/8 ईयर। चलिए इसमें ट्री मेथड लगाते हैं। सबसे पहले साल हमें इसका 8% मिलेगा, 12,000 का 8% 960, सेकेंड ईयर भी 12,000 का 8% मिलेगा 960, और 960 का 8% यहां पर हम लोगों को और मिलेगा 10%, 96, 2% हमारे पास आ जाएगा 19.2, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 76.8। अब तीसरा पूरा साल नहीं, तीसरे ईयर में सिर्फ हमारे पास टाइम है 5/8, तो हम 8% को अगर 5/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5%। तो रेट अपन क्या यूज कर सकते हैं 5%। तो 12,000 का 5% 600, 960 का 5% 48, 960 का 5% 48 और 76.8 का 5% निकालें तो क्या आ जाएगा 3.84। ये हमारे पास आया, ये 48 है भाई। तो अब टोटल अगर अपन निकाल लें तीनों का तो 960 प्लस 960 प्लस 76.8 और ये हमारे पास आ जाएगा 699.84। इसका अगर एडिशन कर लें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 6, 8, 20, 29, 2 क्या आ जाएगा 2696.64, लेकिन रुपीज के नियरेस्ट बताना है तो क्या आ जाएगा 2697, 2697 रुपये। ये हमारे पास आके हमने थर्ड ईयर में रेट 5% क्यों ली, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है 5/8 ईयर, इसलिए ऐसा हमने करा। हमने 8% का 5/8 निकाला तो रेट 5% और टाइम को अब हम ले सकते हैं 1 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 नंबर। हमें कह रहा है PQR की इनकम का टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ PQR 1,39,200। PQR अपनी इनकम का 75%, 85 से 5/7% और 63 से 7/11% खर्च कर देते। उनकी सेविंग का रेशियो दे रखे, तो हमें P और R की सैलरी के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। PQR तीनों की टोटल इनकम 1,39,200 रुपीज, और ये अपनी इनकम का खर्चा करते हैं क्रम से 75%, 85 से 5/7%
और 63 सही 7/11%। और इनकी सेविंग्स का रेशो 17/12/8 है। तो हमें P और R इसकी इनकम का बीच का डिफरेंस, P और R की इनकम का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। चलिए बात करते। 75% क्या 3/4, 25% होता है 1/4, तो 75% 3/4। हमारे पास 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7%। तो क्या 85 से 5/7% को 6/7 कह सकते हैं, और 63 से 7/11 को क्या 7/11% कह सकते हैं, क्योंकि 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%। अब हमें पता है बट्टा वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो अगर इनकम 4 थी, खर्चा 3 है, तो बचत कितनी होगी 1 की वैल्यू 17, तो 4 की वैल्यू 17 का 4 गुना क्या आ जाएगा 68। बी की इनकम 7 तो खर्चा 6, तो बचत कितनी 1 की वैल्यू 12, तो 7 की वैल्यू 84। सी की इनकम 11, खर्चा 7, तो बचत कितनी 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 2, तो 11 की वैल्यू 22। तो तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 68, 84 और 22। अब मुझे पी और आर की इनकम का डिफरेंस बताना है। टोटल इनकम है 1,39,200। रेशियो में अगर अपन इसका टोटल निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 174। वैल्यू चाहिए पी और आर के डिफरेंस की, तो ये क्या आ जाएगा 46। 174 से अगर इसको काटें तो ये चला गया 800 बार। 46 को अगर अपन 800 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36800। तो क्या आ जाएगा 36,800 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन था, और हमारी परसेंटेज वाली टेबल इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बड़ी काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपीज की वृद्धि होती, लेकिन आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो बड़ी इनकम बतानी है कि क्या है। अगर मैं उसकी इनिशियल इनकम, ओरिजिनल इनकम या इनिशियल इनकम अगर x मान लो, तो अब वाली जो इनकम है वो इसमें 1.2 लाख ज्यादा होगी। पहले वो अपनी इनकम का 12% टैक्स देता था, अब वो अपनी इनकम का 10% टैक्स देता है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब x का 12% x प्लस 1.2 के 10% के इक्वल होगा, तभी तो सेम टैक्स देगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से गया 5 बार, ये गया 6 बार। 6 को x से मल्टीप्लाई करा 6x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो 5x प्लस 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 6x में से 5x गई, x बराबर 6। इसका मतलब उसकी इनिशियल इनकम 6 लाख थी, अब वाली इनकम 1.2 लाख ज़्यादा है, तो उसकी अब की इनकम क्या आ जाएगी 7.2 लाख। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आज के पेपर के हमने पूरे 25 जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उनका एनालाइज करा। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आई तो आप बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए हम मिलेंगे अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।